हे हेलो वेलकम बैक टू द चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर में 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 हाउ टू ओवरकम योर नेगोशिएशन फियर। सेक्शन नंबर 2 द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम नेगोशिएशन। सेक्शन नंबर 3 लिसनिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू डेवलप द नेगोशिएशन बिहेवियर। तो दोस्तों बाकी चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इस चैप्टर का ये जो फियर का सेगमेंट है, सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हर मीटिंग में, मेरे हर सेशन में मैं हमेशा यही बोलता हूँ और ये मेरा फेवरेट पॉइंट भी है फियर का। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि फियरलेस रहिए आप। जितना ज़्यादा फियरलेस रहेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को क्लियर ढंग से समझेंगे और समझा पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके एक हर एरिया में फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि डरते रहेंगे तो कभी कोई क्वेश्चन, कभी कोई सवाल हम कर नहीं पाएंगे। और सीधा सा कहना है कि डर के आगे तो जीत होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और दोस्तों ये जो फियर या सिंड्रोम है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है वीडियो नंबर 7 के एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो कोर्स है। फियर अपना अटैक सबसे पहले करता है आस्क को, यानी आपको कोई चीज पूछने नहीं देगा, कोई क्वेश्चन करने नहीं देगा ये। एंड द की टू गेटिंग अ बेटर डील इज सिंपल। ask for better term condition, ask for better deal, you can ask for lower price also। कोई बदलाव चाहिए कन्वर्जेशन में या अग्रीमेंट में, तो बदलाव तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। एडिशनल सर्विस के लिए पूछें, उम्मीद से पूछें, कॉन्फिडेंस से पूछें, प्यार से पूछें, खुशी से पूछें, बट डेफिनेटली एंड क्लियरली पूछें। ऑलवेज आस्क व्हाई एंड व्हाई नॉट। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, फ्यूचर इज बिलोंग्स टू आस्कर्स, नॉट ऑस्कर जो अवार्ड वगैरह मिलता है, ASKER, आस्कर्स, राइट। तो भविष्य उन लोगों का है जो साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कोई चीज मांगते हैं, कोई चीज चाहते हैं और मांगना जारी रखते हैं। जैसे डर एक आदत है दोस्तों, वैसे ही साहस भी एक आदत है। अपने आप को साहसपूर्ण काम करने के लिए मजबूर करें। स्पेशली नेगोशिएशन में आप बेहतर कीमत की और बेहतर शर्तों की, मतलब टर्म कंडीशंस की मांग करके अपने साहस को, आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। मतलब सीधा है, अपने कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दोनों बना सकते हैं। डर के बारे में दोस्तों एक रिसर्च है कि डरने वाले को मेन डर अस्वीकार का होता है, यानी अनएक्सेप्टेंस का होता है। दोस्तों इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक लड़का था जो घर घर जाके अपना प्रोडक्ट सेल करता था, कोल्ड कॉलिंग करता था। उसे 1000 बार रिजेक्शन शब्द सुनने को मिला, नहीं चाहिए, नो नो शब्द उसे 1000 बार सुनने को मिला। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने तलाश किया कोई पुराने सेल्समैन की, उनके पास गया और वो लड़के ने पूछा कि मेरे साथ ये घटना हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक जादुई आइडिया और एक तरीका बताया उन्होंने कि आपको करना क्या है कि आप पहले ये समझ लीजिए कि जो रिजेक्शन आपको मिल रहा है, लेट से आपने कोई डोर नॉक किया, मैडम ये मेरा प्रोडक्ट है, अच्छा है, इसके ये फीचर्स हैं, प्लीज़ आप इसे ले लें। अब उन्होंने अगर नो बोला तो आप इसे एक जादुई लाइन में आपको बताने जा रहा हूं, जो पुराने सेल्समैन ने कहा। उन्होंने ये कहा कि आप इसे अपने रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में मत लें। यानी उन्होंने, क्योंकि वो नहीं जानता आप कौन है, कहाँ से आए, क्या है, तो आप इसे पर्सनली नहीं लेंगे। जब आप इसे पर्सनली लेना छोड़ देंगे कि अगर रिजेक्शन हुआ है तो वो मुझे अटैक नहीं है, मतलब वो प्रोडक्ट उनको नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इसको आप अपने डिसरिस्पेक्ट के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, मेरा एक कहना है कि आपका प्रोडक्ट, आपका प्रेजेंटेशन हमेशा रिजेक्ट होता है, आप रिजेक्ट नहीं होते हैं। आपका तरीका प्रेजेंटेशन का शायद सही ना रहा हो सकता है आपका प्रोडक्ट अच्छा ना हो। यू डोंट गेट सिलेक्ट और रिजेक्ट, इट्स योर प्रोडक्ट, योर प्रेजेंटेशन, इट गेट सिलेक्ट और रिजेक्ट। So my friends, moving to the next section, number 2, the biggest side effect of extreme negotiation. My friends, this is most favorite habit of every Indian. They often demand for large concession, large discount। एक heavy मुझे डिस्काउंट मिल जाए तो ये प्रोडक्ट मैं खरीद लूंगा। तो दोस्तों कोई भी चीज का हद से ज्यादा नेगोशिएशन करना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आगे जाके आपकी ये गले की हड्डी जरूर बनेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि आज तो वो डील आपको लग रही है कि बहुत अच्छी है, मेरे फेवर में चली गई है, लेकिन कल वो आपको नुकसानदायक साबित होगी। मैं इसका आपको एक स्टोरी के थ्रू एक एग्जांपल भी दूंगा। लेकिन इसमें दोस्तों ये ध्यान रहे कि ये वॉकअवे मेथड इसमें अप्लाई नहीं होगा, ये वन टाइम ट्रांजैक्शन वाले में होता है।
तो यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। फिर वो चाहे नेगोशिएशन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए हो, वेंडर का हो, क्लाइंट का हो, सप्लायर का हो, किसी का भी हो, हर एक पे ये एक्सट्रीम नेगोशिएशन का जो साइड इफेक्ट है वो असर करता है। इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल से। फर्ज कीजिए आप लाइन मैनेजर हैं या एक इंटरव्यूअर हैं और आपको एक कैंडिडेट चाहिए। आपका बजट है 3.5 लाख। आपके सामने एक कैंडिडेट आया है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी फिटमेंट एकदम अच्छी है, एकदम रिलेवेंट कैंडिडेट है, उसका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है और आपके पास जो प्रोफाइल है, जो एक कुर्सी खाली है, जो सीट खाली है, जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल एकदम मैच हो रहा है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से। तो उसका जो बजट है, आपका जो हायरिंग बजट है 3.5 लाख है, जो कैंडिडेट का करंट सीटीसी है वो है 3 लाख। अब एक यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो कैंडिडेट है वो बेचारा 6 महीने से 8 महीने से जॉबलेस है, उसके पास जॉब नहीं है। तो अब यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है, जो लाइन मैनेजर है, उसके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी। एक, या तो उसको ड्रैग करके नीचे लेके आना, जो उसका करेंट सीटीसी है 3 लाख, उससे भी नीचे लेके आना, जस्ट बिकॉज वो जॉबलेस है, और आप ये बोल के उसको कन्विंस करेंगे कि भाई देख, तेरे पास जॉब नहीं है, मैं ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं सिलेक्ट तो कर लिया हूँ और अब तू ज्वाइन कर ले, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अच्छा है, ग्रोथ है मेरी कंपनी में, ये वो जो भी आपने लॉलीपॉप उसको दिखाया, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कोशिश रहेगी या तो उसको सेम पे मैं क्लोज करूँ, 3 लाख जो उसका करेंट सीटीसी है, जबकि आपके पास जो अवेलेबल बजट है वो 3.5 लाख का है। आप 210, 310, 320, 330 तक जा सकते हैं, लेकिन आपने उसको डन कर लिया 3 के अंदर ही अंदर, 3 पे या 280 पे, 290 पे आपने, और आप बहुत खुश हो गए। आपने एचआर को ईमेल कर दिया कि ठीक है, ये रिज्यूमे में मैंने सेलेक्ट, ओके, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड इसका 3 लाख या 290 सीटीसी है। अब कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। तो कहानी में ट्विस्ट ये है दोस्तों कि वो जो कैंडिडेट था वो जॉब होपर था, जॉब सीकर नहीं था। क्योंकि जॉब सीकर होता तो वो कभी ज्वाइन नहीं करता, आपके ऑफर को वो रिजेक्ट करता, एक्सेप्ट नहीं करता। उसने ज्वाइन किया और अगले ही वीक से, इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद से, वो सेटिस्फाई तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, आपका ही इंटरनेट यूज़ करेगा, मे बी आपका ही टेलीफोन यूज़ करेगा, आपके पेपर यूज़ करके प्रिंट आउट निकालेगा, अपना रिज्यूमे अपडेट करेगा या उसे पूरी नया बनाएगा। उसके बाद वो जॉब की अप्लाई कहीं ना कहीं करता रहेगा। जैसे ही उसको एक अच्छा क्लिक मिल जाएगा, वो बंदा चला जाएगा। फिर आपके लिए वही दिक्कत खड़ी। फिर वेंडर को आपको कॉल करना है, रिक्रूटमेंट टीम को कॉल करना है, या आपके जो कंसल्टेंट होंगे रिक्रूटमेंट, उनको कॉल करना है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, फिर आपको वही सेम प्रोसेस जो मैंने अभी बताया, सेम वापस से चालू होगा। तो ये क्या है? ये लॉस है, इसे नुकसान कहते हैं। दोस्तों, मेरा पूरा यकीन है, मेरी जो 15 साल के एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी रही है, वो ये कहती है कि कभी भी कंपनी कॉस्ट कटिंग या ले ऑफ करने से ग्रो कभी नहीं करेगी। कभी वो $1 बिलियन की कंपनी कभी नहीं बन पाएगी। बिना एम्प्लॉय के कंपनी तो कभी चल ही नहीं सकती। कंपनी को लेके आगे कौन जाता है? एम्प्लॉयज ही लेके जाते हैं। वो सेटिस्फाई रहेंगे, उनका भरोसा अगर आप जीतेंगे तो आपके क्लाइंट का, कस्टमर का ख्याल तो वही रखने वाले हैं आखिर। तो देखा आपने दोस्तों कितना घातक साबित होता है ये एक्सट्रीम नेगोशिएशन करने का। और ये गलतियां मैंने भी की हैं पिछले 15 सालों में, ऐसी मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सीख के तो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आपको याद दिलाता चलूँ, ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए सबके लिए। ये जो एम्प्लॉय के लिए थी, ये लॉस विन की सिचुएशन थी, और जो एम्प्लॉयर के लिए थी वो क्या थी? विन लॉस की। इसलिए वो रिश्ता लंबा नहीं चला है। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन नंबर 3 कि लिसनिंग का कितना बड़ा महत्व है नेगोशिएशन में। एक सबसे सफल और इफेक्टिव नेगोशिएशन की जो बेस है वो है गुड लिसनर। पहले सुनना, फिर सवाल पूछ पूछ के, अच्छे से सुन के पूरी जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। एक बार जब आपने सारे सवालों को पूरी तरह से समझ लिए तो बातचीत को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है दोस्तों। और इनके बिना सामने वाले पक्ष को राजी करना भी तो मुश्किल है। तो दोस्तों, एक्टिव रूप से सुनना एक कला है जिसे बिना प्रैक्टिस के कभी डेवलप नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हम लिसनिंग के ही कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट में हम दो प्रैक्टिस की बात करेंगे, नॉन वर्बल साइन ऑफ अटेंटिव एंड दूसरा वर्बल साइन ऑफ अटेंटिव की बात करेंगे लिसनिंग के ही कॉन्टेक्स्ट में। नॉन वर्बल साइन ऑफ अटेंटिव की बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि लिसनिंग एटीट्यूड वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी भी मीटिंग में या किसी भी निगोशिएशन में या कहीं भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स दूंगा नॉन वर्बल साइन ऑफ अटेंटिव के, जो ऑलमोस्ट आपके हर जगह काम आएगा, हर सिचुएशन में। नंबर 1, स्माइल। एक छोटी सी स्माइल देने से सीधा मतलब यह है कि नेगोशिएटर जो बातचीत कर रहा है आपका अटेंशन है उसके ऊपर, या एज अ वे ऑफ अग्रीइंग और बीइंग हैप्पी अबाउट द मैसेज बीइंग रिसीव्ड बाय द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सर हिलाने के साथ और मुस्कुराहट, ये दोनों इस बात की पुष्टि कर देती है कि आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनी जा रही है और समझी जा रही है। ये बहुत इंपैक्टफुल है, बहुत पावरफुल है दोस्तों। नंबर 2, आई कांटेक्ट। सुनने वाला व्यक्ति अगर बोलने वाले व्यक्ति की आंखों में देखकर बात करता है तो बोलने वाले व्यक्ति को इससे इंकरेजमेंट मिलती है, वो और भी जेन्युइन तरीके से आपके सामने अपनी बात को रखेगा। तो दोस्तों ये थोड़ी दिक्कत आती है, जो थोड़ा शर्मीले टाइप के लोग होते हैं उनको थोड़ा इसके ऊपर काम करना होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी को एकदम घूरना भी नहीं है। आई कांटेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, स्पेशली अगर नेगोशिएटर सामने वाली लड़की है तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कब कितना किस सिचुएशन में आपको आंखों से संपर्क रखना है। इस बात आंखों से संपर्क रखना कितना उचित है, इस बात का आपको बहुत खास ध्यान रखना होगा। पोस्चर बहुत कुछ बताता है दोनों पक्ष के बारे में। ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति बैठते समय थोड़ा आगे या पीछे बगल में झुकता है, और वहीं पर ज्यादा ध्यान से सुनने वाला व्यक्ति के लक्षण थोड़ा अलग होते हैं, जैसे सर को कंटिन्यू हिलाना या थोड़ा ऐसे तिरछा करना या एक जगह ऐसे करना। तो ये पोस्चर क्रिएट करता है। अब पूरी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, आपकी पूरी बॉडी काम करना चाहिए। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे जो भी बात कर रहा है तो आपके बॉडी के जितने पार्ट्स हैं हर एक की एक भागीदारी होना चाहिए, हर एक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है पोस्चर के कॉन्टेक्स्ट में। नंबर 4, मिररिंग। सामने वाले पक्ष के द्वारा यूज किए गए कोई भी फेस एक्सप्रेशन इज अ साइन ऑफ अटेंटिव लिसनिंग। सेम रिफ्लेक्शन अगर दूसरे साइड से भी आए तो ये मिररिंग रिफ्लेक्शन या एक्सप्रेशन है, एंड इट कैन हेल्प टू शो द एम्पैथी इन मोर इमोशनल सिचुएशन। डिस्ट्रैक्शन। एक्टिव लिसनर विल नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। वो घबराने की सिचुएशन से डरेगा और बार बार अपनी घड़ी भी देखने से बचेगा। वो इसी को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन कैन बी साइन ऑफ मेनी वेज। डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे वेज होते हैं लेकिन जो मीटिंग या जो निगोशिएशन में काम आता है वो ये मेन चीज़ यही है कि आपका ध्यान कहीं भटक तो नहीं रहा, कहीं आप मोबाइल भी तो नहीं देख रहे हैं, कहीं आप किसी मैसेज का रिप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, अचानक कोई कॉल आ गया तो आप उसको ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट भेज रहे हैं। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन में लेके आती हैं, जिससे आपको बचना चाहिए मेरे ख्याल से। तो दोस्तों अभी तक हम बात कर रहे थे नॉन वर्बल अटेंटिव की, और अब बात करेंगे वर्बल साइन ऑफ अटेंटिव की। दोस्तों पॉजिटिव शब्द जो है वो सबको अच्छे लगते हैं और इंकरेज करते हैं, और इसका इस्तेमाल भी पोटेंशियल रूप से नेगोशिएशन में या मीटिंग में करना चाहिए। यानी जो भी कहा जा रहा है उससे ध्यान ना भटके, बातचीत के उन हिस्सों पर जोर देना नहीं चाहिए जो अनावश्यक हैं या जो इंपॉर्टेंट नहीं है या जो मीटिंग का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। कैजुअल और फ्रीक्वेंट वर्ड बार बार यूज ना करें दोस्तों, जैसे वेरी गुड, यस, नो, रियली, रियली, वेरी गुड, वाओ, नाइस। इससे सामने ये चीजें सामने वाले को परेशान कर सकती हैं। आप सहमत हैं या सहमत नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, रादर देन सेइंग रियली, यस, नो, आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप अगर सहमत नहीं है तो नहीं सहमत होने का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सहमत है, ओ वाओ यस, ओ वाओ यस, यस बार बार बोलने से अच्छा उसे आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके एक लाइन में बता दीजिए। अगर आप यस नो कह भी रहे हैं तो आपको उसकी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहिए कि किस क्वांटिटी में बार बार कितना फ्रीक्वेंट आप यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों वर्बल साइन ऑफ अटेंटिव के भी 5 पॉइंटर्स हैं जिसकी मैं बात करूंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इंसान का जो दिमाग है वो डिटेल को या चीज़ों को याद रखने में सबसे खराब माना जाता है,
और दिमाग जो होता है, एक कहावत है, योर माइंड इज फॉर जनरेटिंग द आइडियाज एंड नॉट स्टोरिंग देम। सो माय फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, चीजों का अच्छे से नोट्स बना ले, पेन और पेपर लेके बैठे किसी भी नेगोशिएशन या मीटिंग में, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी। अगर आपने पहले से क्वेश्चन लिख लिए हैं और अगर आपने नहीं लिखे हैं तो बार बार आपको वही क्वेश्चन दोहरा के पूछना पड़ेगा सामने वाले पक्ष से, जो कि इट इज नॉट अ गुड साइन ऑल्सो। जो लिसनर है ना, वो अपना सवाल पूछकर या टॉपिक से ही रिलेटेड कोई स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन उठाकर आपसे वो पूछेगा, ये चेक करने के लिए कि आप सामने वाले की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं। और जो स्पीकर होगा उसे मदद भी मिलेगी कि आप उसकी बात ध्यान से आगे सुनेंगे। नंबर 3, रिफ्लेक्शन। दोस्तों, रिफ्लेक्शन इज वेरी पावरफुल स्किल जो लगभग लोगों में होती है। मतलब बोलने वाले ने यानी स्पीकर ने जो भी कहा है आपको अपनी समझ दिखाने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए बारीकी से स्पीकर की बातों को दोहराएं पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 4, क्लेरिफिकेशन। दोस्तों, क्लेरिफाइंग एक ऐसी चीज है जो सामने वाले पक्ष को, स्पीकर को ये इंश्योर करता है कि आपने उसका मैसेज करेक्टली रिसीव कर लिया है, ताकि वो आगे की बात शुरू कर सके, आगे की नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात, नेक्स्ट फेज की बात वो शुरू कर सके। नंबर 5, समराइजेशन। जो भी निगोशिएटर के द्वारा कहा गया है उसको अपने शब्दों में पूरा एक्सप्लेन करना या हाईलाइट करने को ही समराइजेशन कहते हैं, जो आपको स्पष्ट रूप से दोहराना है। इससे निगोशिएटर को मदद मिलती है करेक्शन करने की अगर जरूरत पड़ी तो। सो माय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो, नंबर 8। थैंक यू।